नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित है रैगांव की पूर्व विधायक उषा चौधरी जी। भारतीय राजनीति में ही ऐसा तिलिस्म और चमत्कार होता है कि एक गरीब घर की बेटी विधायक बन जाती है और आम जनता उसे मदद करती है और उससे न्याय की, संघर्ष की उम्मीद करती है। तो वर्तमान में उषा चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। तो आज हम उषा चौधरी जी से बातचीत करेंगे बहुत सारे मुद्दों पर। तो उषा जी, आपका विशाल खबर चैनल में स्वागत है। उषा जी, आप राजनीति में कब आई? राजनीति में तो नहीं, एक आंदोलन के रूप में मैं बहुजन समाज पार्टी में, जब बहुजन समाज पार्टी का नाम भी नहीं रखा गया था जी, 1981-82 में एक आंदोलन के रूप में चला था जी, वामसेप और आपका DS4 के रूप में जी, पार्टी बनी थी। फिर 1984 में मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। जी, उसी समय से हो गए, कुछ लोग आए अपने बीच, तो मीटिंग में बैठे, कैडर वगैरह सुने साहब का, एक सामाजिक परिवर्तन का बाबा साहब के बारे में। उसी समय से उस समय क्या उम्र रही होगी आपकी? 15-16 के लगभग रही होगी। माने आप पढ़ रही थी या पढ़ाई छोड़ दी? 7वीं-8वीं पढ़ रही थी। तब से आप माने आंदोलन? हाँ, शुरुआत वही। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? मैं मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक पास माने वो पुराना 11वीं या हाँ, बाद वाला 12वीं? पुराना 11वीं पास। पुराना 11वीं। आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी तो मेरे ठेकेदार थे माल गोदाम के। अच्छा, और दादी दादा भी ठेकेदार थे, लेकिन मेरी परवरिश मेरे नानी नाना के यहाँ हुई है। अच्छा, मेरी माँ मेरी नानी नाना की इकलौती बेटी थी जी, और मेरी परवरिश उनके यहाँ हुई है, नाना नानी। नाना नानी के यहाँ। नाना हमारे रेलवे में सर्विस करते थे, अच्छा, तो हो गए उनके यहाँ हमारी। भारत में जहां महिलाओं को राजनीति में जाने से रोका जाता है, माने भारतीय महिलाओं को, जो भारतीय पुरुष होते हैं वो प्रायः चूल्हा चौका यहीं तक सीमित रखते हैं। तो जब आपने राजनीति में कदम रखा तो आपके नाना नानी ने नहीं रोका? नहीं, किसी ने नहीं रोका, क्योंकि हम उस समाज से आते थे जो पीड़ित वर्ग था, जी, दलित शोषित वर्ग था जी, और जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ तो इसी पर हुआ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा, जो उन्होंने झेला और जिस तरीके से उन्होंने पूरे समाज को दिशा और दशा बदली, उस आंदोलन से जुड़े, तो उसको हमने झेला जी, उस राह पर चले, हम उसमें पैदा ही हुए जी, और जब पैदा ही हुए वो हमने सब देखा सामाजिक कुरीतियों को, जी, तो उसमें कोई राजनीति वाला मुद्दा ही नहीं था। हम लोग ये जानते नहीं थे कि कभी चुनाव लड़ेंगे या विधायक बनेंगे, तो ये तो बाद में सीखे। मानवर वो जो आप जैसे भी आपने बताया सामाजिक कुरीतियाँ, उन सामाजिक कुरीतियों का आपने कभी सामना किया? हाँ, सामना किया। कुछ लोग होते थे, जैसे मैं अकेली महिला होती थी, चलती थी, तो कुछ लोग कहते थे कि अकेली आती हो जाती हो, लेकिन ये जो बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन और संगठन था, इतना अच्छा भाईचारा था, एक दूसरे को एक भाई बहन की तरह लेके चलना, जिम्मेवारी से चलना, एक रोटी है तो टुकड़े टुकड़े खाना सब लोग, तो इस तरह से जब चलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। जैसे जब आप बहुजन समाज पार्टी में आई, इसके पहले जैसे समाज में सामाजिक कुरीतियाँ तो आज भी ख़त्म नहीं हुई, जैसे छुआछूत हुआ, तो इन चीज़ों का कभी आपने सामना किया अपने जीवन में? हमेशा किया, अभी भी कर रही हूँ। अच्छा, उसको तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जाति तो कभी जाति नहीं है जी, वो तो परंपरागत पैदा होते ही जाति का। तो जैसे अभी आप मैंने आपका रैगांव विधानसभा क्षेत्र है, तो रैगांव विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे सवर्ण, बहुत सारे पिछड़ा वर्ग भी होते हैं। जैसे कभी आप किसी के यहाँ चुनाव प्रचार में गई या मिलने गई या बैठने गई, अब मान लीजिए उसने आपके इज्जत सम्मान में चाय पिलाया, तो वो आज भी आपसे ये अपेक्षा करता है कि आप कप उसका धो के जाओ, या नहीं अपेक्षा करता? हाँ, अपेक्षा करते हैं। अब ये अलग बात है कि आप ना धोएं, उठ के चल दें। नहीं, जब वो किसी न किसी से धुलवाते हैं, या हमारे कोई साथी हुए तो वो कर, क्योंकि उस परंपरा और परिवेश में वो पले हुए हैं। हाँ, तो हालांकि पहले जैसा नहीं, पहले तो लोग बैठाते भी नहीं थे। अब काफ़ी बदलाव, काफ़ी परिवर्तन आया और धीरे धीरे आ रहा। सामाजिक क्रांति के नेता जो थे, सामाजिक परिवर्तन मसीहा थे, उन्होंने बदलाव लाया और समाज के लोग काफ़ी बदलाव अब आता जा रहा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने झेला उस समय, वो चीज़ अब नहीं है।
अच्छा, आप राजनीति में शादी से पहले आ गई थी या शादी के बाद में आई? हो गया, मेरी शादी तो बाल विवाह 13-14 साल की उम्र में हो गई थी। अच्छा, 7वीं पढ़ रही थी तब हो गई थी। उसी समय आंदोलन शुरू हुआ। आपके पतिदेव जी क्या करते हैं? मेरे पतिदेव सिलाई करते थे और अभी भी करते हैं। आप जब विधायक बन गई तब भी उनने कभी ये नहीं सोचा कि हम सिलाई बंद कर दें और हम भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाएं? नहीं, राजनीति की शुरुआत तो उन्होंने ही की जी। पहले तो वही जाते थे मीटिंगों में, आंदोलन में जी। फिर कुछ लोगों ने मेरे स्वभाव और नेचर को देखते हुए कि तेज तर्राट महिला है और दबती नहीं है, जवाब तड़ाक से देती है, तो कई लोगों ने कहा, समाज के लोगों ने, कि इसको निकालना चाहिए। रीवा में विमला सोंधिया उस समय थी, तो बोले सतना में से निकालना चाहिए। भीम सिंह पटेल हम सांसद हुआ करते थे, जयकरण जी, तो इन सब लोगों ने मुझे निकाला, मेरे हस्बैंड ने मुझे निकाला और सहयोग किया। आप विधायक कब बनी और किस पार्टी से बनी? मैं बहुजन समाज पार्टी से ही बनी 2013 से 18 तक। फिर आपने कांग्रेस की सदस्यता क्यों ले ली? बहुजन समाज पार्टी, जो मानवर कांसीराम साहब ने जो आंदोलन चलाया जी, और उस आंदोलन को मानवर कांसीराम साहब मायावती को सौंप गए, जी, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी चलाया, लेकिन बीच में अब उनकी क्या विचारधारा, वो इतनी बड़ी नेता हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर सकती। जो यहाँ के लोकल नेता होते हैं, जो गुटबाजी, ईर्षा, हमारी चलनी चाहिए, हमारा पेट चलना चाहिए, रोटी चलनी चाहिए, हमारा जेब खर्च चलना चाहिए, उनके चलते जो भिड़ाऊ खोरी का काम होता था। बहन जी के कान कच्चे हैं, तो जैसा लोग जैसे कह देते थे, मेरे ज़िले के लोग जानते, पूरे मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं कि मैं कितनी ईमानदार किस्म की महिला हूँ। कभी भी मैं 1 रुपये में किसी को अपनी मान और सम्मान से खिलवाड़ नहीं करने दिया। जनपद चुनाव हुए, रमेश सिंह नैना थे, उनको मैंने लड़ाया और तमाम पैसे का ऑफर आता था, लेकिन मैंने कभी नहीं। विवेक तनखा जी को मैंने, हम भी जब विधायक थे, हम 4 विधायक थे, तो विवेक तनखा जी को भी हमने वोट किया, तमाम से ऑफर आए, लेकिन हमने कभी इस काम को नहीं किया। उसके बाद हम जैसे 2018 का चुनाव चूँकि हारे, तो जुगल किशोर बागरी जी का अंतिम चुनाव था, तो उन्होंने कहा कि भाई अंतिम बार है, तो जनता ने उनको दे दिया। हमारे भारत की जनता सिंपैथिक में काफ़ी मान्य रखती है, तो उनको उन्होंने अच्छा वोट कर दिया, वो विधायक बन गए। वो वास्तव में उनका अंतिम समय था। और इसके बाद कई लोगों को, जैसे उत्तर प्रदेश में भी सरकार 4-4 बार रही है, तो बीएसपी का एक ही विधायक है। मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छा असर था, लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे हम लोग चुनाव हारे कुछ लोग, तो उन्होंने कई लोगों को, पूरे पार्टी के, मध्य प्रदेश के लोगों को पार्टी से निकाला। मायावती जी आरोप लगाकर कि ये लोग भाजपा को वोट कराएं, जबकि वो सत्य नहीं था, सब जानते हैं। कोई मेरे क्षेत्र में एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमने भाजपा को वोट कराया, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि जो एक बार इसका सत्ता का मजा ले लेता, चख लेता है, वो कभी किसी को देना नहीं चाहता। लेकिन अब हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम कैसे चाहेंगे कि जुगल किशोर बागरी को वोट दें? हम तो चाहेंगे कि दोबारा विधायक बने, फिर सदन में, विधानसभा के अंदर मेरा परफॉर्मेंस जो रहा है वो सर्वश्रेष्ठ रहा है, सब जानते। कोई मेरे कहने से नहीं, सम्मानित हुई हूँ, 2-2, 3-3 साल लगातार हुई हूँ 230 विधायकों में। तो उस परिस्थिति में फिर कोई कैसे चाहेगा कि दूसरे को चुनाव जिताए? भाई 5 साल में विधायक रही तो मैं तो मजबूत हुई ना। मेरे पास कुछ भी नहीं था, चलने के लिए ना गाड़ी थी, ना मोटरसाइकिल था, ना डीजल था, सब जनता ने दिया। तो मैं जनता के लिए काम कर रही थी। कभी मैंने सदन में कोई ऐसा वाकया नहीं आया कि किसी का मैंने प्रश्न लगाया हो और मैं बिक गई हूँ और सदन में बात ना उठाई हूँ। कि विधायक कुछ ऐसे करते हैं कि जब उनको ऑफर आ जाता तो सदन में फिर उपस्थित भी नहीं होते, गायब हो जाते। मेरा कभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा। मैं तो जनता के लिए लड़ी हूँ और दहाड़ के लड़ी हूँ। उसके बाद अगर पार्टी ये इल्ज़ाम लगाए, और राम लखन जैसे व्यक्ति, प्रदेश के ईमानदार नेता उषा चौधरी, जिन्होंने खून पसीना से अपने जिला को, बहुजन समाज को सींचा, तो वे, माने कोई पूछताछ नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, सीधे ऑफर जारी हो गया कि सबको पार्टी से निकाल दिया जाए।
और उसी का नतीजा आज मध्य प्रदेश में भी हालत है कि कि बहुजन समाज पार्टी का कोई घटती जा रही मैंने है। आज ही बहुजन समाज पार्टी के एक पूर्व विधायक त्यागी मनगमा की, हाँ उनने कांग्रेस की सदस्यता हाँ ले ज्वाइन की है। जी। तो बहुजन समाज पार्टी में वो चीज़ नहीं रही गई जो, क्योंकि दलित वोट बेस तो है बहुजन समाज पार्टी का, तो दलित वोट से केवल राजनीति नहीं की जा सकती, हर समाज का, और फिर सुरक्षित सीट में तो राजनीति करना है और समाज के लिए कुछ करना। तो बाबा साहब और कांशीराम साहब ने कहा था कि हमारे लोगों को पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर घुसना चाहिए, और जब हम जीत के घुस के जाएंगे तभी तो हम जनता के लिए कुछ कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि जनप्रतिनिधि ना रहो तो ना तो अफसर सुनता ना अधिकारी सुनता, हाँ, न जनता उतना महत्व ना देती। जनता महत्व देती। तो महत्व बनाने के लिए और समाज सेवा के लिए और समाज को कुछ रिजल्ट देने के लिए तो राजनीति तो करनी पड़ेगी जो राजनीति किया। अच्छा, तो जब आप विधायक थी तो आपने रैगांव विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए ऐसा क्या काम किया जो जनता को गिनाया जा सके? रैगांव विधानसभा में जो उसके पहले मेरे विधायक बनने के पहले जी लोग कोई ऐसा विकास नहीं हो जो बता दें कि अगर किसी ने विकास किया। जी फंड भी मिलता था, पता नहीं चलता था। मैं जैसे ही विधायक बनी तो क्षेत्र की जनता ने सबसे पहले तो ये जाना कि जो जनता के लिए एक स्वच्छा निधि होती है, स्वच्छा अनुदान होता है, किसी को हम 5,000, 2,000, 10,000 दे सकते हैं। कोई बीमार है, कोई अनाथ है, कोई पढ़ाई के लिए है, खेल कूद के लिए दे सकते हैं। तो लोग जानते ही नहीं थे। मैंने जैसे रेवड़ी प्रसाद बांटते हैं ना, उस तरह बांटा मैंने जी। और हजारों लोगों का इलाज कराया। सीएम साहब से मैंने कराया जी। उनका एस्टीमेट बनवा के हॉस्पिटल भेज के उनका इलाज कराया जी। तीसरी चीज़, हर क्षेत्र में मैंने टैंकर दिए, मजबूत टैंकर दिए, हर पंचायत में बुला बुला के सरपंचों को दिए। और मेरे टैंकर आज भी उसी तरह मजबूत, ना तो पंचर हुए हैं और ना कहीं से टूटे फूटे, लोग कह रहे हैं। और चौथी बात, हर पंचायत में मैंने प्रतीक्षालय बनवाया जो इसके पहले कभी नहीं था। भाई बरसात में धूप में कोई गरीब महिला बच्चे लेके खड़ी है, बस का इंतजार कर रही, तो उसको एक छाया खड़े होने की चाहिए। चौथी बात, हमारे विधानसभा के मनकहरी के अमर शहीद ठाकुर रणमत सिंह, जिनका नाम दिल्ली तक था जी। और रीवा में इनका टीआरएस कॉलेज उन्हीं के नाम से बना हुआ, और सतना में ऐसा कुछ नहीं था जी। हमने अपने क्षेत्र में सोनौर चौराहे में हमने उनकी प्रतिभा भी लगवाई, सम्मान दिया जी। कि वो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, क्रांतिवीर नेता थे और शहीद हुए जी। उनका सम्मान होना चाहिए, वो हमने किया। और क्षेत्र के जनता, चाहे वो बीजेपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे बीएसपी को, जनप्रतिनिधि जब चुनाव जीतता है तो सबका हो जाता है। तो मैंने कभी भी किसी के ऊपर, और मेरे 5 साल रहते आप सब जानते हैं कि किसी के ऊपर कोई ना फर्जी मुकदमा लगा, ना SC एक्ट लगा, ना ही कोई प्रताड़ित हो, चाहे वो कर्मचारी रहा हो, और चाहे सरपंच रहा हो, चाहे आम जनता रही हो। अच्छा, अगर आपको बीएसपी ने नहीं निकाला होता तो आप कांग्रेस में नहीं जाती? हाँ, बीएसपी में नहीं निकाला तो हम बीएसपी में रहते, आजीवन रहते। अच्छा, अगर बीएसपी आपको अभी वापस बुला ले तब? नहीं, मैं नहीं जाना चाहूँगी ऐसे जगह, क्योंकि मानवर कांशीराम साहब ने हमें सम्मान से जीना सिखाया, बाबा साहब ने जी। तो अगर मैंने कोई गलती की थी तो मुझे डांटना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए, पद पोस्ट भी नहीं रखना चाहिए। पर एकाएक बिना स्पष्टीकरण, और मुझे भर नहीं 50 लोगों को पूरे मध्य प्रदेश में। तो ये जिस तरीके से आप लोगों को निकाला गया, कहीं ऐसा नहीं कि किसी दल की साजिश रही हो, कि किसी दल ने बहन मायावती को रुपए पैसे दिए हों कि आप इस तरीके से निकाल? किसी दल की कोई साजिश नहीं, बहुजन समाज पार्टी के नेता ही ऐसे थे जिनने बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम कमजोर करने का काम किया, और राजनीति में इतने ईर्ष्या किए कि ये रहेगी। जैसे तो 17 में ऐसा कौन व्यक्ति था माने जिसने? नहीं, अब मैं पिछले बैकग्राउंड पे ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगी जिसे मैं वो नहीं समझती जी कि मेरे स्तर का हो। तो इस तरह के चलता था, उन्हें लगता था कि उषा चौधरी के रहते हमारा नंबर नहीं लगेगा, तो इसी तरह सबको। तो फिर कांग्रेस में क्या सोच के गई आप? कांग्रेस, मुझे लगा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, देश की आज़ादी के लिए लड़ी है जी। और कांग्रेस के जो पहले के नेता थे और अब की कांग्रेस में अंतर होगा जी। लेकिन जब कोई किसी घर में घुसता उस घर की सच्चाई तब पता चलती जी। जब मैं कांग्रेस में घुसी तो मुझे लगा कि ये दलितों को महत्व नहीं देते, वो तो आरक्षण के बदौलत और राजनीतिक पार्टी है तो जोड़ के रखते हैं। तो कांग्रेस में तो जो गुलाम टाइप का दलित है उसको पसंद करते हैं,
अच्छा। मैं तो खुले मानसिकता की थी, स्वाभिमान वाली थी। और कांग्रेस के लोग बाबा साहब से बड़ी एलर्जी रखते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर से। तो जब मुझे महसूस हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से जो एलर्जी रखता वहाँ मैं नहीं रह सकती और अपमान का घूंट नहीं पी सकती। और मुझे बीएसपी से जाने के बाद कांग्रेस के लोग यही कहते थे कि ये तो बीएसपी से आई है जी। उन्होंने कभी अपने कांग्रेस का माना ही नहीं। और जबकि मैंने बीएसपी के विधायक रहते हुए कांग्रेस के लिए किया, विवेक तनखा को हमने वोट दिया, चुनाव जीता राज्यसभा में, फिर लोकसभा में हमने राजाराम त्रिपाठी जी का पूरी अपनी टीम को लेकर कांग्रेस में मैं गई जी। और हमने प्रचार किया। सौभाग्य दुर्भाग्य है कि जीत हार अलग होती है, क्योंकि सतना में गणेश सिंह बहुत मजबूत हैं और एक सुलझे हुए नेता हैं जी। तो वो जीते चुनाव। फिर उपचुनाव में मैंने टिकट मांगी जी। ठीक है, मुझे नहीं मिली, पार्टी एक ही व्यक्ति को टिकट देगी, तो जिसको मिली मैंने प्रचार किया। और आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से मैं मंचों में भाषण दिए और मैंने काम किया, उसका नतीजा था कि उपचुनाव कांग्रेस जीती। लेकिन उसके बाद फिर सम्मान न मिलना, सम्मान के खिलाफ। अच्छा, जब कल्पना वर्मा जीती तो कल्पना वर्मा आपका सम्मान करती हैं कि कल्पना वर्मा भी आपको प्रतिद्वंदी के रूप में देखती थी? वो प्रतिद्वंदी के रूप में देखती थी और उन्होंने ये नहीं सोचा कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया। एक फ़ोन लगा के उन्होंने धन्यवाद तक नहीं दिया कभी भी। मैंने इतनी जलन थी आपसे? हाँ, जलन, अहम, गुरूर कुछ भी मान लिया जाए। और मेरा ही क्यों, जिन लोगों ने उनको चुनाव जिताया उन किसी को भी उन्होंने फ़ोन नहीं किया। आज पूरे क्षेत्र की दुर्दशा ये है कि क्षेत्र की जनता कराह रही है, तरस रही कि हमारा कोई नेता हमारे दुखों को सुन ले, किसी का फ़ोन नहीं उठाना। तो ये है, वो तो 2-4 लोगों के इशारे में चलती, विधायकी चलाती हैं। किसके इशारे में? जैसे क्षेत्र के जो कांग्रेस के लोग हैं उन्हीं के लोग चलाते हैं। जबकि मैं जब तक विधायक रही तो मेरे पीछे किसी का लेबल नहीं लगा था, मैं तो पूरी जनता की थी, सबकी बराबर थी और न्याय करती थी। तो आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया या भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने आपको अप्रोच किया तब आपने ज्वाइन किया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मेरे क्षेत्र के लोगों ने और नॉन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने, मेरे समाज के लोगों ने जी मुझे कहा कि हम आपको विधायक बनना देखना चाहते हैं और हम आपको ही नेता मानते हैं, आप ही हमारे दुख सुख के साथी हैं जी। तो आप जहां भी जाएंगे हम आपके साथ रहेंगे जी। और भारतीय जनता पार्टी जी ने मुझे सर सम्मान से ऊपर से लेकर नीचे तक के लोगों ने जी मुझे बुलाया। और मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि मैं कांग्रेस में गई, कांग्रेस को समझ नहीं पाई जी। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सम्मान से बुलाया। मुझे लगता है कि मेरा सम्मान बरकरार रहेगा। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे 2023 में विधानसभा के चुनाव है, निश्चित तौर पे है, जो आदमी एक बार विधायक बन जाता है उसको लगता है कि मुझे दोबारा टिकट मिले, हम फिर जनता के बीच में जाएं, फिर विधायक बने। मान लीजिए जैसा कि आपने अभी कहा कि टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलती है, और अगर आपको टिकट नहीं मिली तब क्या होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट नहीं भी देती है तो भारतीय जनता पार्टी वो है जो रिजल्ट सामने देखने को मिलता है। जैसे हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, समाज का अंतिम छोर की महिला जी। और आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के सर्वोच्च कुर्सी में उनको बैठाया जी। और जैसे रामनाथ कोविंद को भी उन्होंने बैठाया जी। और भारत के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं जी। तो इसमें एक जाति का कोई वो नहीं है, जमावड़ा नहीं है। माने हर समाज, सभी जाति के लोगों को समाज को महत्व मिलता है, महत्व मिलता है सर्व समाज को। अगर मुझे टिकट नहीं भी देती भारतीय जनता पार्टी तो मुझे भरोसा कि सरकार बनेगी तो मेरा सम्मान बरकरार रहेगा, कुछ ना कुछ करेगी। माने एक कार्यकर्ता के रूप में आप अगर वहाँ बनी रहेंगी तो माने पार्टी आपका सम्मान करेगी। ये पार्टी की रीति नीति देख करके आपको ऐसा लगता है? जी हाँ, और मुझे लगता है कि पार्टी चुनाव लड़ाएगी क्योंकि जिले में दलित जो अनुसूचित जाति का दलित चौधरी वोट है वो 2.5 से पौने 3 लाख वोट है जी। तो भारतीय जनता पार्टी को उस हिसाब से कुछ लोग यही कहते हैं कि इसी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए सतना जिले के एक नेता ने आपकी तरफ ये माने चारा फेंका है, माने कि आपको हम शामिल करा के वो अपना मैदान मजबूत करना चाहते हैं। आपको कितना मजबूत करेंगे ये पर्दे के पीछे है। नहीं, ये तो राजनीतिक बातें हैं जी। देखिए, उषा चौधरी को कोई चारा नहीं फेंक सकता,
जी उषा चौधरी कांसीराम साहब बाबा साहब की पढ़ाई हुई एक कार्यकर्ता है जी। और सारे राजनीतिक के पैतड़े सारे दांव पेच। राजनीतिक दांव पेच जानने लगी हूँ, सीख गई हूँ। जी। तो कोई चारा नहीं फेंक सकता। मेरी भी ज़रूरत थी और पार्टी की भी ज़रूरत थी। जी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा ना कि जैसे सबको लेके चलती, जी। उन्हें ज़रूरत थी कि इस समाज का नेता चाहिए तो उन्होंने बुलाया, और मेरी भी ज़रूरत थी कि भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही तो मुझे जाना चाहिए। फिर मैंने देखा भी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह हम जिन महापुरुषों को मानते हैं जी उन महापुरुषों की पूरी तरह से शिद्दत के साथ जयंती भी मनाती है, उनकी मूर्ति का अनावरण भी करती है, उनके विचारों को मानती भी है और पूरी तरह से समरसता को कायम करना चाहती है। जैसे हम देखते हैं हमारे शिवराज सिंह एक मुख्यमंत्री होकर एक आदिवासी गरीब के घर के चौधरी के घर में जमीन में बैठकर खाना खाते हैं। हाँ, पाव पूज जबकि देते। कांग्रेस के लोगों में ये चीज़ नहीं जी। है। कांग्रेस के लोगों में इतना वीआईपी है जी तो नेता जमीन में उतरना ही नहीं चाहता और आपस में ही एक दूसरे को काटते रहते हैं। जो 4.5 साल मैंने देखा जी ये सीखने को मिला। पर ऐसा नहीं, कांग्रेस के लोग भी मुझे मानते हैं कि मेरे नेचर से जी उसमें भी ऐसे लोग हैं जो मुझे मानते हैं जी। क्योंकि जब मैं विधायक रही तो कभी भेदभाव किया नहीं। अच्छा, जिला पंचायत में आपने अपने बेटे और बेटियों को चुनाव लड़ाया? हाँ, मेरी भतीजी थी, हो गया। राजनीति सब करते हैं, ये लड़ गए चुनाव तो अब लड़ आपका गए। प्रभाव था, उसके बाद भी आप चुनाव नहीं जीता पाई उन लोगों को? देखिए, पंचायत का जो चुनाव होता है, जो हमारे कार्यकर्ता थे सब अपने अपने चुनाव में लग गए। इसके पहले जो चुनाव हुआ वो चुनाव अलग था जी और वो फिर कैंसिल हो गया चुनाव। उसके बाद जो चुनाव हुआ तो पंचायत के चुनाव में कैसे परिस्थिति बदलती है वो पंचायत के चुनाव एक अलग है। फिर मैं खुद तो नहीं लड़ी थी, बेटी बेटा अभी नए थे, राजनीति की अभी उन्हें समझ नहीं थी, उतर गए और दो लोग लड़ गए। मैं भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाई, इसलिए ये परिणाम। अच्छा, राजनीति में आप इतने दिनों से हैं, ऐसी कौन सी बात याद, माने ऐसी कौन सी घटना है या ऐसी कौन सी बात है जो हमेशा माने आपको प्रेरित करती रहती है कुछ अच्छा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, माने समाज के लिए, अपने लिए, देश के लिए? माने ऐसी कौन सी चीज़ है पूरे राजनीतिक जीवन में, ऐसी कोई घटनाक्रम तो घटा होगा जो आपको प्रेरणा देता है? घटनाक्रम यही था जो समाज की दुर्दशा है, समाज का अपमान है, समाज जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है, कितनी गरीबी से और किस तरह से उनको शिक्षा न मिल पाना, और शिक्षा ही सबका विकास कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं भी एक गरीब परिवार से थी, गरीबी से मैंने देखा, झेला है। और चूँकि मेरे बच्चे भी जल्दी हो गए, बाल विवाह हुआ, तो सारी यातनाएं कष्ट मैंने खुद झेला। तो मुझे लगता था कि मैं जब झेल रही तो मेरा समाज, मैं उसी समाज से आती हूँ, तो इस समाज को बदलाव लाने के लिए, और वो बदलाव बहुजन समाज पार्टी ला रही थी, मानवर कांसीराम साहब के रहते। तो इसलिए मैं लग गई और नौकरी भी मैंने किया, लेकिन मुझे रास नहीं आई। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि राजनीति छोड़ दें? नहीं, कभी नहीं लगा। मैंने ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई। चुनाव हारने के बाद थोड़ा सा मेरा मोरल डाउन हुआ था जी। पर फिर मेरे नेचर में है, कहते हैं ना कि राजनीति में कभी आदमी हार नहीं मानता, तो फिर मैं उठ खड़ी हुई। जनता ने मुझे पुकारा, मैं फिर उठ खड़ी हुई, मेरे हौसले बुलंद हुए। अच्छा, राजनीति में आपको एक बोल्ड महिला के रूप में जाना था, आपने कभी किसी को कॉलर वालर पकड़ के हिलाया या कभी किसी को मारा पीटा राजनीति में? नहीं, ऐसा तो वाक्य नहीं आया, लेकिन पहले ये जब यंग थी, एक छात्र जीवन कह लीजिए, तो जब बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ तो काफ़ी संघर्ष हुआ जी, आप जानते हैं। तो कुछ बीचों में ऐसे आए हैं, कभी हुआ है धवारी में हुआ एक बार अम्बेडकर जयंती के उसमें जी। तो जब ऐसा मौका आया तो उसमें हाथापाई हुई है। माने ऐसी कोई प्रत्यक्ष लड़ाई आपकी किसी से? ऐसे कुछ नहीं। अच्छा, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया और आप ईश्वर की कृपा से दोबारा विधायक बन गई, तो आपके दिमाग में रैगांव विधानसभा को लेकर के क्या सपना है? माने कि अगर आप विधायक बन गई तो फिर आप क्या करेंगी रैगांव विधानसभा? रैगांव विधानसभा में जो मैं नहीं कर पाई, मेरे सपने अधूरे रह गए। रैगांव के लिए मैं कुछ करना चाहती थी, जैसे रैगांव में एक तो कॉलेज होना चाहिए जी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जी। आपके तहसील तो कोठी में खुली गया है जी। पर रैगांव विधानसभा जिस तरह रैगांव का नाम है जी, रैगांव में कुछ नहीं, वो आज भी पंचायत है जी।
तो उसमें डेवलप करना चाहूँगी, विकास करना तो चाहूँगी। रेगांव में महाविद्यालय तो शायद खुल गया इस समय। हाँ खुल गया है, लेकिन अभी बना कहाँ, बिल्डिंग कहाँ बनी, तो दूसरे में लग रहा है। तो उस ढंग से काम होगा और मुझे लगता है कि शिवराज सरकार इन कामों को तेज़ी से कर रही। देखिए कितना भी विकास किया जाए कुछ ना कुछ कमी तो रहती, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो 100% कोई चीज़ पूरी नहीं, जब पूरी हो जाएगी तो फिर सरकार किस लिए क्या करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और कई जगह महापुरुषों की प्रतिमाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, उनको पूरा करूँगी और समाज के लोगों के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए काम करूँगी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरीके से आरक्षण की बात होती है देश में, कुछ लोग ये कहते हैं कि जिनको एक बार आरक्षण मिल गया, जो संपन्न हो गए, उनको आरक्षण फिर नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या मानना है? नहीं, जैसे जो आरक्षण है वो रिसाइकिल हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको आरक्षण मिला, आपके घर से कोई व्यक्ति शासकीय नौकरी में आ गया, फिर उनका बेटा आ गया, फिर उनका माने वो जो संपन्न, माने आपके भी समाज में बहुत सारे लोग जो संपन्न हो गए, जैसे मान लीजिए आपके समाज का कोई व्यक्ति आईएएस हो गया, अब जो आरक्षण है वो आईएएस वाला ही पहले लपक लेता है। नहीं तो वो आरक्षण आपको क्या लगता है कि वो आरक्षण उसको नहीं मिलना चाहिए या आरक्षण रिसाइकिल होता रहना चाहिए? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों को आरक्षण ना तो स्कॉलर मिल रही, ना आरक्षण में नौकरी मिल रही है, जो संपन्न हो गया। अच्छा, नहीं मिल रही है। दूसरी बात, जो क्रीमी लेयर में आ जाता है, संपन्न हो जाता है, उसको भी आरक्षण से एक मान के चली कि कटा हुआ ही रहता है जी। और आरक्षण इसलिए नहीं है कि संपन्न हो जाए कोई जी। आरक्षण तो जो जाति व्यवस्था है, जो इन जातियों के साथ अपमान हुआ, भेदभाव हुआ। आज कलेक्टर भी अगर दलित है और अगर गांवों में जाता, उसको पता कि गांव का लड़का कलेक्टर हो गया, तो उसके साथ वही भेदभाव होता है। जी। आरक्षण इसलिए जरूरी है। आरक्षण इसलिए जरूरी नहीं कि संपन्नता आ जाए, आरक्षण इसलिए जरूरी कि उसका सामाजिक विकास हो, सामाजिक परिवर्तन हो, समाज में एक स्थान मिले, इसलिए आरक्षण। तो बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, आपने विशाल खबर से बातचीत की और विशाल खबर के दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी। निश्चित तौर पे आपको लेकर के विशाल खबर के दर्शकों ने बहुत सारी चीज़ें जानी, बहुत सारी चीज़ें समझी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।